शान। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज ऐसा कौन सा काम है जो आप घर बैठे नहीं कर सकते, फिर भले ही वो कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो या कोई बिजनेस डील, सामान को इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी काम आज आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में डिजिटल मीडियम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। इसी नोट पर आइए शुरू करते हैं डिजिटल किसान की अपनी आज की पेशकश। आपको पता ही है कि डिजिटल किसान के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला डिजिटल पाठशाला, यहाँ हम आपको ऑनलाइन ऐप्स और उनके इस्तेमाल की जानकारी देते हैं। दूसरा अर्थनीति, जिसमें बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। तीसरा और आखिरी सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ, जहां हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में इस बार हम बात करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग की। देश का सबसे भरोसेमंद बैंक है एसबीआई। इसकी स्कीम्स, पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस पब्लिक इंटरेस्ट में होने के साथ साथ सिंपल और इजीली एक्सेसिबल भी है। एक तरफ जहां इसकी ब्रांचेस देश के कोने कोने में मौजूद है, वहीं डिजिटल सिनारियों के चलते अपने एसबीआई अकाउंट से नेट बैंकिंग के जरिए जुड़े रहना बेहद ही आसान है। आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी के पास और लेते हैं उनसे एसबीआई नेट बैंकिंग से जुड़ी तमाम जानकारी। वेलकम टू आवर शो डिजिटल किसान। साहिल जी, तो जैसा कि आज हमने अपने दर्शकों को बताया है कि हम एसबीआई नेट बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, तो साहिल जी आपसे सबसे पहला सवाल यही है, क्या हम वो सारे काम नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं जिनको हमें फिजिकली बैंक जाकर करना होता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम नेट बैंकिंग की बात करते हैं तो एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू जो है हम ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकते हैं जो हम बैंक में जाके कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारी कोई हमें अकाउंट ओपनिंग करनी है तो भी हम इस ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। हमें कोई केवाईसी के अंदर अपडेशंस कराने हैं तो भी वो हम इस ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। एक हम फिजिकल कैश का अगर हम विड्रॉल की बात करें या डिपॉजिट की बात करें, अगर हम इस चीज को छोड़कर अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि सभी जो कार्य हैं एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू किए जा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल जो सारे काम है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल अब यही है आपसे साहिल जी, तो आप हमें ये बताएं कि एसबीआई नेट बैंकिंग को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? हमें जो है एसबीआई के अंदर अपना जो है अकाउंट ओपन कराना होता है। अकाउंट ओपनिंग भी अगर हम देखते हैं तो हम ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के इसके थ्रू करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसका ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं, ऐप के अंदर डाउनलोड करने के बाद न्यू कस्टमर के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं, देन जो है हम हमारी केवाईसी अपडेट करके हमारा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के टाइम अगर हम देखते हैं तो ये हमसे एक ऑप्शन मांगता है नेट बैंकिंग एप्लीकेबल करने के लिए, ये उस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए। अगर हम उसे फिजिकल फॉर्म में भी टिक करते हैं या ऑनलाइन में भी अगर हम उसे अप्लाई करते हैं, तभी जो है हमारा ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो है प्रोसेस के लिए जाता है, उसी के थ्रू जो है हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल यही है कि सबसे पहले इसके फीचर्स और जो एडिड फीचर्स हैं उन पर नजर डाल ली जाए। साहिल जी, एसबीआई अगर नेट बैंकिंग की हम बात करते हैं तो इसका मेन फीचर्स यही है कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को डिजिटल वे में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हमें किसी को पेमेंट्स अगर हमें ऑनलाइन वे ट्रांजैक्शंस करने हैं तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले हम उसके अंदर, जैसे हम पहले देखते थे कि हम उसके बेनिफिशरीज हमें ऐड करने होते थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि आप जो है डायरेक्ट उसके नंबर के थ्रू भी जो है इसको अप्लाई करके कर सकते हैं और उसकी हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई लोन एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो हम वो भी जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोई होम लोन के अलावा कार लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गए, ये सारे प्रोसेस जो है हम जो है घर बैठे जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और अगर एसबीआई नेट बैंकिंग के हम बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो वो क्या कुछ है? ऐसा कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। एक यही बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन लेके चल सकते हैं। जैसे एक तो क्वार्टरली इसके चार्जेस लगते हैं, जैसे 15 से 25 रुपए के आसपास जो एक चार्जेस होते हैं। अगर आप इस सर्विस को एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये पेमेंट जो है बैंक आपसे जो है चार्ज करता है। इसके अलावा बैंक
के थ्रू अगर आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप कोई प्रोसेस करते हैं, केवाईसी के अंदर अगर आपका कोई चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई आपके एड्रेसेस चेंज हुआ है या आपका कोई बिजनेस नेम वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, तो बैंक चाहता है कि आप उसको टाइम टू टाइम उसको अपडेट कराएं और कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो लीगल फॉर्म के अंदर हो। ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आप इसको डिजिटलाइज यूज करें, कैश का लेन देन कम करें, तो कैश की डिपॉजिट वो चाहेंगे कि वो कम से कम हो। तो यही जो एक मेजर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वही रहती है इसके अंदर। बहुत जरूरी एक चीज होती है कि जब कभी हमें डेबिट कार्ड इशू होता है, एटीएम कार्ड इशू होता है, तो उसका जो हम पिन जनरेट करते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ता है या तो बैंक या तो फिर एटीएम पर। तो क्या हम नेट बैंकिंग के थ्रू जो एटीएम पिन है वो भी जनरेट किया जा सकता है? देखिए, अगर हम एटीएम या डेबिट कार्ड अगर हमारे पास होता है तो उसका जो पिन होता है वो हम इसे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी जो है रीसेट कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एसबीआई के अंदर, वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है एसबीआई एटीएम सेट करने के लिए। हम वहां पे जाते हैं, हमारा जो एटीएम का जो पूरा अगर उसका जो नंबर होता है 12 डिजिट का, हम वहां पे फीड करते हैं और उसके बाद जो है उसके अंदर वो पूछता है मतलब एटीएम पिन जनरेट करने के लिए। देन हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जब हम उस ओटीपी को उस पे फिल करते हैं तब जो है हम हमारा एटीएम का जो पिन है उस पे सेट कर सकते हैं। ज्यादातर जब भी हमें डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड इशू होता है तो हमें एक पासवर्ड मिलता है जनरली, लेकिन हमेशा उसको चेंज करने के लिए कहा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि जो बैंक जो आपको एटीएम जो आपका पिन आपको सेंड करता है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से जनरेटेड पिन होता है, ठीक है। वो ये कहता है कि आपको जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आप याद रख सकते हैं, आप वैसा कोई पिन जो है उसके अंदर डालिए। इसके लिए वो कहता है कि जब भी अगर आपको एटीएम मिलता है तो आप उसके पिन को जो है रीसेट करिए। इसका एक दूसरा भी यूज ये हो सकता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी के हाथ वो पिन ना लगाओ, हालांकि बैंक बहुत सेफ्टी के साथ हमारे पास हमारा एटीएम पहुंचाता है, लेकिन फिर भी वो एक अनदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चल सकते हैं कि वो इसीलिए कहता है कि आप जो अगर एटीएम आपको मिलता है तो आप अपना पिन जो है वापस से रीसेट करें और ऐसा पिन डालिए जो आपको लगता है कि आप उसे याद रख सकते हैं। कुल सेफ्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो क्या कुछ सावधानियां हैं जो हमें एटीएम पिन जनरेट करते हुए बरतनी चाहिए? देखिए, एटीएम पिन जनरेट करते समय सबसे पहले तो हमें ऐसा पिन डालना चाहिए जो हमें लगे कि हम याद रख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो इजीली रिमेम्बरेबल हो बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा हमें अगर देखें तो हमें ऐसा पिन नहीं डालना चाहिए जो बिल्कुल जर्नल पिन होते हैं। जर्नल पिन से मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4, बहुत से लोग सिंपल पिन डालने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके पीछे रीजन यही है कि कल को अगर मान लीजिए आपका जो पिन है एटीएम है वो थेफ्ट होता है, उसकी चोरी होती है, तो ऐसा ना हो कि जो यूजर करने वाला है वो इन्हीं पिनों को यूज करके आपका जो एटीएम यूज कर ले और वहां से अमाउंट विड्रॉ कर ले। तो कोशिश करिए कि एकदम सिंपल पिन हम नहीं डालें और जो पिन भी हम डाल रहे हैं वो इजीली हमें याद रहे, इसी तरीके से हमें करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिन को आप जो है 3 महीने के अंदर अंदर वापस से चेंज कर लीजिए, एक ही पिन को लगातार नहीं यूज करें। इसका मेन रीजन यही है कि ऐसा हो सकता है कि आपने वो पिन कहीं पे लिखा हो या किसी की नॉलेज में ऐसा हो कि वो आ गया हो, तो इसलिए सावधानी के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि आप 3-3 महीने में जो है अपना पिन बदलते रहें। अगर कोई अपना यूजर नेम है या आप बात करें पासवर्ड की, कोई भूल जाता है तो उसको वापस किस तरह से फॉरगॉट पासवर्ड कैसे किया जा सकता है या क्या तरीका है? दूसरा, एसबीआई नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ऑनलाइन हमारा जो प्रोफाइल है वहां पे जाके हम जो है हमारा जो पासवर्ड जो हम भूल गए हैं हम उसे रीसेट कर सकते हैं। उसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम वहां पे जाके अपना जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हमारा अकाउंट खोलने के समय बैंक ने हमें सेंड किया था, हमें वो वहां पे डालना रहता है। इसके बाद वो हमसे कैप्चा पूछता है कि वो सिक्योरिटी फीचर है उसका, अगर हम उसको डालते हैं उसके बाद वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर जो है हमारे पर वो एक ओटीपी सेंड करता है। वो ओटीपी हम वेरीफाइड कराने के बाद हम जो हमारा जो पासवर्ड है हम उसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर कभी भी इस तरीके की कोई दिक्कत आती है कस्टमर को तो ऑनलाइन बैंकिंग के ऐप पे जाकर अपना जो है कर सकता है। अच्छा, जैसे कि हम जानते ही हैं सभी के साइबर क्राइम का खतरा हमेशा ही बना रहता है। अगर आप अपने अकाउंट को फिशिंग अटैक से बचाना चाहते हैं तो क्या कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे साहिल जी? देखिए, अगर साइबर क्राइम की बात करते हो तो साइबर क्राइम जो है इस समय अगर हम देखते हैं भारत के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो है भारतीय गवर्नमेंट भी जो है तरह तरीके के प्रिकॉशंस ले रही है और भारतीय नागरिकों को जागरूक कर रही है। एसबीआई भी क्या कर रहा है कि समय समय पे जो है उनके कस्टमर है उनको चेताता है और कहता है कि आपको जो है फ्रॉड से बचने के तरीके अपनाने चाहिए। आपको कोई भी एक तो सबसे पहले कोई भी अनवेरिफाइड लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कई बार हमारे को कई एसएमएस आते हैं केवाईसी अपडेशंस के लिए, वो हमसे पिन मांगते हैं कि हमने आपको
केवाईसी अपडेशन करना है तो उसके लिए आप पिन हमसे शेयर कीजिए या पिन आप हमें दीजिए। तो एसबीआई जो है ऐसा कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक जो है अपने ग्राहकों को सेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी चाहिए कि हमें अपना जो पिन है, एम पिन है, वो किसी भी स्थिति में हमें किसी भी रीजन से हमें नहीं देना है। हमारा जो ओटीपी या पिन का यूज सिर्फ और सिर्फ हम जब पेमेंट किसी को करते हैं तभी यूज आता है। इसके अलावा कोई किसी भी रीजन के लिए हमें जो पिन है वो हमें किसी को देने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हमें इसी चीज को प्रोटेक्ट करना रहता है। इसके अलावा अगर आप टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को बदलते रहेंगे तब भी आप सिक्योर रहेंगे। और उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट अगर आप देख के चले तो कोई भी ऐसी अनऑथराइज साइट्स जैसे ई कॉमर्स साइट्स होती है, अगर आप देखें तो वहां पे आप अपने जो डेबिट कार्ड के और के डिटेल्स बिल्कुल ना फिल करें, और अगर फिल आप करते भी हैं तो उसे सेव नहीं करें। अगर आप उसे सेव करेंगे तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि वो हैक हो जाए और वहां से जो है फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं सेगमेंट खत्म करूं, एक और अहम सवाल मेरे जहन में है जो हम आपसे जानना चाहेंगे साहिल जी, और वो ये है कि एसबीआई नेट बैंकिंग को लॉक या अनलॉक कैसे किया जाता है? एसबीआई अगर नेट बैंकिंग की बात करते हैं तो देखिए उसके अंदर अगर हम इसे लॉक करना चाहते हैं या अगर हम चाह रहे हैं कि अब हम एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज नहीं करना चाह रहे, इसीलिए हम चाह रहे हैं लॉक करने के लिए, तो उसके लिए यही है कि या तो हम एसबीआई योनो ऐप जो आता है उस पर जाके हम अपने फीचर को अनेबल कर दें तो वो अनेबल हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि बैंक में जाके अगर करना चाहते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और हमें वहां पे बोलना होगा कि हम जो है ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चाह रहे हैं, इसे अभी लॉक कर दिया जाए या रोक दिया जाए। तो उस एप्लीकेशन के बेस के ऊपर जो है जो एसबीआई बैंक है वो हमारी ऑनलाइन बैंकिंग को रोक देगा। और अगर हम फ्यूचर में इसे अनलॉक कराना चाहते हैं और वापस से इसे यूज में लाना चाहते हैं तो हम जाके फिर वही तरीका है कि हम उसे एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है एक्टिवेट कर सकते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद वही चीज सेम होगी कि थोड़ी सी केवाईसी अपडेशंस को वो मांगेगा, अगेन आपका नंबर को रीवेरीफाइड करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, और उसके बाद जो उसके जो एक चार्जेस होते हैं, क्वार्टरली चार्जेस है, जैसे मैंने आपको बताया 15 से 25 रुपए के आसपास के होते हैं, तो वो आपसे वो चार्ज करेगा। आज हमने एसबीआई नेट बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया है बहुत आसान शब्दों में आपको बताया है और आप आज ही से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको लॉगिन करना होता है, आईडी क्रिएट करने के बाद आप नॉर्मल जैसे हमने भीम यूपीआई का बताया था कि एक बार लॉगिन आईडी आप बनाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल नेट बैंकिंग भी है और ये काफी सेफ और सिक्योर होती है और एसबीआई तो एक भरोसेमंद साथी है ही। तो उम्मीद है कि आज ही से आप नेट बैंकिंग शुरू कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट अर्थनीति में, जहां हम जानेंगे MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। अपने सेगमेंट अर्थनीति में आज हम बात करेंगे MIS यानी मंथली इनकम स्कीम की। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से कि MIS क्या है और ये स्कीम कैसे काम करती है। तो साहिल जी, आज हम अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति में बात कर रहे हैं MIS यानी मंथली इनकम स्कीम की। तो क्या है ये और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए? अगर हम वर्ल्ड के अंदर भी देखते हैं तो भारतीय जो है सेविंग्स के लिए माना जाता है कि भारतीय जो है सेविंग्स करते हैं। उस सेविंग्स पे भी अगर हम देखते हैं कि अगर हमें सेविंग के अमाउंट में भी अगर हमें कुछ पैसा बनता है तो वो भी एक अच्छी बात मानी जाती है। तो एक तरफ तो हम सेविंग करना जानते ही हैं, उस सेविंग के ऊपर भी हमारा पैसा बनता है और वो पैसा भी अगर हमें मंथली बेसिस पे मिलने लग जाए तो वो एक हमारे लिए इनकम का ही पार्ट है और उस पर इनकम ही माना जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि पैसे से पैसा जो है बनाया जा रहा है। मंथली इनकम स्कीम अगर आप देखते हैं तो उसी का ही एक पार्ट अगर हम देखते हैं, हम कई तरीके के डिपॉजिट अगर हम देखते हैं बैंक्स के अंदर हम कराते हैं, सेविंग अकाउंट्स के अंदर कराते हैं, FDs के अंदर कराते हैं, RD के अंदर कराते हैं, कई तरीके की अगर हम देखते हैं तो स्कीम्स होती है बैंक्स की। लेकिन अगर आप वहां पे इंटरेस्ट का पैटर्न देखेंगे तो इंटरेस्ट का जो पैटर्न है वहां पे एनुअली है या 6 मंथ्स के अंदर है या क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट उसके अंदर मिलता है।
MIS के अंदर क्या होता है कि आपको ये जो इंटरेस्ट का पैसा है आपके अकाउंट के अंदर जो है मंथली बेसिस पे क्रेडिट होता है। तो एक तरीके से आप जो इंटरेस्ट का पैसा जो है मंथली बेसिस पे एज ए इनकम मानकर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे साहिल जी, इसके क्या कुछ फीचर्स हैं? इसका देखिए एक मेन फीचर्स तो यही है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको मंथली बेसिस पे मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए अगर आपने डिपॉजिट कराए थे तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा आपको साल के एंड में, क्वार्टर में नहीं मिल रहा है, एक आपको मंथ के एंड में मिल रहा है। तो एक आपको एक इनकम के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो एक वो आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको सारा मिल रहा है। दूसरी जो एक इसकी मेन चीज है, आपने मान लीजिए वो इंटरेस्ट को यूज नहीं करा, जो आपको पैसा मिला 10 लाख के ऊपर आपने मंथली बेसिस पे आपको यूज आया, तो नेक्स्ट मंथ जो अगर आपको इंटरेस्ट बनेगा वो 10 लाख प्लस जो इंटरेस्ट की आपको वैल्यू आई उसके ऊपर बनेगा। तो एक तरीके से देख रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट का जो पैसा है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट जो है मंथली बेसिस पे मिलने लग जाता है। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा एक मेन फीचर है जिसके थ्रू जो होता है कि अगर आपको पैसा यूज नहीं आ रहा है और ब्याज की जो इनकम है उसके ऊपर भी आप ब्याज कमा के आप अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्या कुछ है? इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेन तो यही है कि एक वो जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक को ही जो है ये MIS की जो है सुविधा मिल पाती है। फॉरेन NRI के लिए ये नहीं एप्लीकेबल हो पाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वैसे कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं है, माइनर भी जो है MIS की स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2 या 3 जने भी मिलकर भी MIS करना चाहते हैं तो उसका भी जो अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। अगर मंथली इनकम स्कीम की कैटेगरीज की बात की जाए तो वो क्या कुछ है? देखिए अगर इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो जैसे एक तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है हम इसकी MIS को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट बैंकों के अंदर भी जाके जो है इसकी ओपनिंग करवाई जा सकते हैं। सभी बैंक्स जो हैं MIS की सर्विस देते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी जो आपको जो है मंथली इनकम स्कीम्स के थ्रू जो है इनकम जनरेट करने का रास्ता देते हैं। हर एक बैंक का अपना एक क्राइटेरिया है जहां पे वो इस चीज को एप्लीकेबल करता है। मेन फीचर उनका यही है कि वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, जिसके थ्रू आपको जो है मंथली बेसिस पे एक इनकम का पार्ट जनरेट होता है। क्या लिमिट सेट है पोस्ट ऑफिस के अंदर MIS के लिए? पोस्ट ऑफिस के अंदर देखिए MIS के लिए इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट है वो 4.5 लाख की एक लिमिट है, वो उतनी लिमिट है। उससे ज्यादा की अगर वो देखे तो MIS जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं करवा सकता। अगर उसको इससे ज्यादा की MIS की करवाना है तो उसको अदर बैंक्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स में जा सकता है या फिर प्राइवेट बैंक्स में या आपका NBFCs जो होते हैं उनके अंदर जा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट के अंदर बात करें तो ये लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 9 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर 2 या 3 लोग मिलकर कराते हैं तो वो मैक्सिमम लिमिट जो है 9 लाख रुपीज तक जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा की डिपॉजिट जो है MIS के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं हो सकती है। माइनर के लिए भी जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की है, तो 3 लाख रुपए तक का डिपॉजिट माइनर के लिए कराया जा सकता है। एक और सवाल साहिल जी यहाँ पर जहन में आता है कि इंडिविजुअल तो MIS ले ही सकता है, लेकिन अगर 2 लोग एक साथ इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं क्या? जैसे जॉइंट अकाउंट की हम बात करते हैं, उसी तरह के स्कीम में भी 2 लोग इकट्ठा फायदा उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, MIS के अंदर 2 लोग इकट्ठे होकर भी MIS ले सकते हैं। 2 से 3 लोग जो हैं इस MIS का फायदा उठा सकते हैं। अभी जो क्राइटेरिया बना हुआ है 3 तक का मैक्सिमम बना हुआ है MIS के अंदर, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ NBFCs है जहां पे जो है क्राइटेरिया, क्योंकि वो RBI की रूल एंड रेगुलेशन को उन पे पूरी तरह लागू नहीं होते हैं, तो कुछ NBFCs हैं जहां पे जो है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 3 से ज्यादा पे भी जो है एप्लीकेबिलिटी आ जाती है और वहां पे 5 लोग तक जो है इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अगर हम टैक्स रिबेट की बात करें तो वो क्या कुछ है? इस पर रिबेट की बात करते हो तो टैक्स जो रिबेट है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इसे एक जर्नल इनकम का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो जस्ट लाइक जैसे इंटरेस्ट की जो एक इनकम हमारे टैक्स के अंदर अकाउंट की जाती है, उसी तरीके से इसको काउंट किया जाता है और उसी हिसाब से कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर जो है टैक्स लगता है। तो अगर यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर्स की बात की जाए तो मंथली इनकम स्कीम में वो क्या है? अगर हम टाइम से पहले ही इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो क्या कोई डिडक्शन होता है या आसानी से आप इसको क्लोज करा सकते हैं? अगर हम इसे टाइम फ्रेम से पहले अगर हम इसे क्लोजर के लिए डालते हैं तो हमें कुछ पेनल्टीज जो है पे करनी पड़ती है। पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं होती है, पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ अगर हम मानते हैं तो इंटरेस्ट जो हमें पे किया है पोस्ट ऑफिस ने या बैंक ने, उसके टर्म्स में हमें फिर मिलता है। तो जो हमें पैसा मिलेगा वो अगर मान लीजिए अगर पिछले 6 महीने के अंदर हमें जो है हमें फुल इंटरेस्ट मिला है जो एज पर जो होना चाहिए, उसमें से फिर वो डिडक्शन करके जो देंगे और कुछ पेनल्टी काट के ही हमें पेमेंट वापसी मिलेगा। और अगर हम बात करें मार्केट फ्लक्चुएशंस की, तो क्या इस मंथली इनकम स्कीम पर मार्केट फ्लक्चुएशंस का कोई असर पड़ता है?
जी बिल्कुल नहीं, मार्केट फ्लक्चुएशन का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर शेयर बाजार के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो क्वार्टरली की जाती है, तो अगर आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है हाँ फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। लेकिन फिलहाल आरबीआई के अंदर इतने चेंजेस नहीं आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं तो आज से अगर 2017 के अंदर 7.6 के अराउंड इसमें ब्याज मिलता था, जो आज की डेट में 6.7 के अराउंड रह गया है। तो इसीलिए ब्याज हम देख रहे हैं कि एमआईएस के अंदर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके अंदर चेंजेस हुआ, तो हमें ब्याज के अंदर हमें फेर बदल देखने को मिला। जो प्रोग्राम है ये हमारी कोशिश रहती है कि डिजिटली हम अपने किसान भाई बहनों को साउंड करें, या जो भी हमारे दर्शक हैं उनको हम डिजिटली ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं कि वो डिजिटल उस पर आए। तो क्या एमआईएस को हम ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू? बिल्कुल, देखिए जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जो भी आप उनका अगर ऑनलाइन कोई ऐप बनी हुई है या उनकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, तो उनके एक डिपॉजिट का एक अलग से उनका एक कॉलम होता है जहां पे आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप उस डिपॉजिट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे उनके तरह तरह के डिपॉजिट स्कीम्स होंगी, जैसे आरडी के बारे में बताया हुआ होगा, फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बताया हुआ होगा। फिक्स डिपॉजिट्स है तो कितने टाइप के फिक्स डिपॉजिट्स के है, उनका शॉर्ट टर्म सेविंग के बारे में बताया होगा, सेविंग अकाउंट्स के अंदर भी क्या उनकी स्कीम है उसके बारे में बताया होगा। सेम इसी तरीके से एमआईएस के बारे में वो उन्होंने बताया होगा कि एमआईएस का क्या सिस्टम है, कितना मिनिमम अमाउंट आप डाल सकते हैं, कितना आप मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और मंथली बेसिस पे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो आप वहां पे जाके अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही आपका जो पैसा जो है एमआईएस के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, और एक चालान जनरेट होगा जो आपकी मेल आईडी के ऊपर आएगा, जिससे ये आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपका जो पैसा है एमआईएस के अंदर लग चुका है, और आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका पैसा इसके अंदर अब बना हुआ है। सेगमेंट का आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पर कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? जी, अलग से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जो जनरल केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें वही चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सभी हमें चाहिए होते हैं। जो जनरल केवाईसी जो बैंक के लिए चाहिए होती है हमें वही केवाईसी इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज हमने जो आपको स्कीम बताई है, मंथली इनकम स्कीम, आप इसका फायदा उठाएंगे, और बहुत अच्छे से साहिल जी ने हमें समझाया भी है। साहिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो आपदा के समय आपको राहत पहुंचाने का काम करती है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार, जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। अपने इस आखिरी सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपदा प्रबंधन योजना। तो जानते हैं ये योजना हमारे किसान भाई बहनों के लिए कैसे और कितनी फायदेमंद है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 ऐसे हैं जिन्हें आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। देश के करीब 58.6% हिस्से में छोटे या बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। 4 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा हिस्से में बाढ़ और नदियों के कटाव का अंदेशा रहता है, जबकि 7,516 किलोमीटर पर फैले समुद्री तटों में 5,700 किलोमीटर पर चक्रवात और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा 68% खेती की जमीन सूखा संभावित है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन आना आम बात है। ये ऐसी आपदाएं हैं जिनसे बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान होता है। इनका असर भी लंबे समय तक बना रहता है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है।
17 मार्च 2022 को शुरू की गई ये योजना पंचायतों और स्थानीय ग्रामीण निकायों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिरोध की संस्कृति को विकसित करेगी और पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी आपदा के लिए तैयार करने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि जन भागीदारी के बिना प्राकृतिक आपदाओं से निपटना या उनके असर को कम करना मुश्किल नहीं है। इसलिए पंचायती राज का ये कदम जन भागीदारी के सिद्धांतों पर काम कर रहा है। इसके तहत हर भारतीय गांव और हर पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। इन योजनाओं को संबंधित पंचायत की ओर से ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP, खंड विकास योजना BDP और जिला विकास योजना यानी DDP में शामिल करके मुख्य धारा में लाया जाएगा। आपदाओं का खतरा घटाना, इनसे निपटने की तैयारी करना, आपात स्थिति में फौरन सक्रिय होना, सामान्य जीवन की बहाली और पुनर्निर्माण इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह इस योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन के मामले में गेम चेंजर बता रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायतों के संपूर्ण विकास के लिए जब भी मास्टर प्लान तैयार किया जाए तो उसमें आपदा प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाए। दरअसल कोरोना महामारी ने देश को काफी कुछ सिखाया है, इसने एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया है और आपदाओं का मिलजुल कर सामना करने की प्रेरणा दी है। महामारी के प्रबंधन और उसके असर को कम करने में पंचायतों ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। इस बात की सराहना खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन योजना को पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन तैयार करने के लिए बनाया गया है। काम सही तरीके से हो, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जोड़ा गया है ताकि एक व्यवहारिक रूपरेखा तैयार की जा सके। ये योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 से मिलती जुलती भी है। 2015 में 3 वैश्विक समझौते किए गए थे। पहला था आपदा जोखिमों को घटाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, दूसरा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और तीसरा जलवायु परिवर्तन समझौता और आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा। ये एजेंडा आपदा में संभलने की क्षमता निर्माण की मिलजुल कर रूपरेखा तैयार करता है। आपदा प्रबंधन योजना इन समझौतों के भी अनुरूप है। तो देखा आपने आपदा प्रबंधन योजना आपके लिए कितनी फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं कि आज दी गई तमाम जानकारियों का आप पूरा फायदा उठाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हर महीने के आखिरी रविवार को हम अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। तो अगर अब तक दी गई जानकारी में आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल है या हमें आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा पता है digital.agrikisan@gmail.com। वादा करते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए ऐसे ही और यूजफुल डिजिटल जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।